नमस्कार सभी को। मैं ऋषभपुरी गोस्वामी कक्षा 12वीं अ केंद्रीय विद्यालय बालाघाट का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ क्रमांक 7 नाटक लिखने के व्याकरण के प्रश्न उत्तर लिखे प्रस्तुत हूँ। मेरी विषय शिक्षिका का नाम श्रीमती वीणा मिश्रा है, जिन्होंने विषय को समझाने और विस्तार देने में मेरी और मेरे समूह की सहायता की है, जिनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, मुक्तक काव्य या खंड काव्य? इसका सही उत्तर है क, दृश्य काव्य। प्रश्न क्रमांक 2, लिखित रूप में नाटक कितने आयामों में होता है? द्विआयामी, बहुआयामी, एक आयामी या त्रिआयामी? इसका सही उत्तर है ग, एक आयामी। प्रश्न क्रमांक 3, नाटक किस काल में लिखा जाता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या देशकाल? इसका सही उत्तर है ग, वर्तमान काल। प्रश्न क्रमांक 4, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कथ्य, चरित्र चित्रण, संवाद या देशकाल? इसका सही उत्तर है ग, संवाद। प्रश्न क्रमांक 5, नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 3, 1, 2 या 4? इसका सही उत्तर है क, 3। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के नाट्य शास्त्र में किस साहित्यिक विधा की चर्चा की गई है? कहानी, नाटक, महाकाव्य या गद्य काव्य? इसका सही उत्तर है ख, नाटक। प्रश्न क्रमांक 7, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 30 मिनट की, 40 मिनट की, 50 मिनट की या 48 मिनट की? इसका सही उत्तर है घ, 48 मिनट की। प्रश्न क्रमांक 8, प्रतिशोध का सशक्त माध्यम है? रंगमंच, कहानी, कविता या फिल्म प्रश्न? इसका सही उत्तर है क, रंगमंच। प्रश्न क्रमांक 9, नाटक किस प्रकार का माध्यम है? जटिल, जीवंत, साधारण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ख, जीवंत। प्रश्न क्रमांक 10, अस्वीकार की स्थिति किस विधा में बराबर नहीं होती? उपन्यास में, कविता में, नाटक में या संस्मरण में? इसका सही उत्तर है ग, नाटक में। प्रश्न क्रमांक 11, नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समय का बंधन, भाषा, चरित्र चित्रण या कथ्य? इसका सही उत्तर है क, समय का बंधन। प्रश्न क्रमांक 12, नाटकों के चरित्र की विशेषता नहीं है? टाइप्ड, सपाट, सतही या तीनों? इसका सही उत्तर है घ, तीनों। प्रश्न क्रमांक 13, नाटक अपनी संपूर्णता कब प्राप्त करता है? जब लिखित रूप में होता है, जब वह लेखक के दिमाग में होता है, जब उसका मंचन किया जाता है या जब उसकी पब्लिसिटी की जाती है? इसका सही उत्तर है ग, जब उसका मंचन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, कहानी तथा उपन्यास के माध्यम से स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करने या अधिक से अधिक उसका चित्रण करने को क्या कहा जाता है? चित्रण करना, वर्णित करना, नरेटिव विधा, ख और ग सही है। इसका सही उत्तर है घ, ख और ग सही है। प्रश्न क्रमांक 15, साहित्य की किस विधा को नाटक के सबसे निकट माना जाता है? उपन्यास, कहानी, कविता या संस्मरण? इसका सही उत्तर है ग, कविता। प्रश्न क्रमांक 16, कौन सफल नाटककार हो सकता है? उपन्यासकार, नाटककार, कवि या रचनाकार? इसका सही उत्तर है ग, कवि। प्रश्न क्रमांक 17, नाटककार को अधिक से अधिक कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? संक्षिप्त भाषा, सांकेतिक भाषा, क और ख दोनों सही है या मौखिक भाषा? इसका सही उत्तर है ग, क और ख दोनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 18, अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा डैश करे? अभिनीत, ध्वनित, नाटकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ख, ध्वनित। प्रश्न क्रमांक 19, नाटक का एकमात्र मोल अंधकार या ध्वनि प्रभाव
कहानी या उपन्यास के कितने पृष्ठों को बराबरी कर सकता है? 10 से 12, 20 से 25, 50 से 60 या 80 से 90? इसका सही उत्तर है ख, 20 से 25। प्रश्न क्रमांक 20, नाटककार को रचनाकार के साथ साथ क्या होना आवश्यक है? अभिनेता, संपादक, निर्देशक या अनुभवी? इसका सही उत्तर है ख, संपादक। प्रश्न क्रमांक 21, नाटक का सबसे ज़रूरी और सबसे सशक्त माध्यम क्या है? कथानक, शब्द, समय का बंधन या संवाद? इसका सही उत्तर है घ, संवाद। प्रश्न क्रमांक 22, टू बी और नॉट टू बी यह प्रसिद्ध संवाद किसका है? स्कंदगुप्त, हैमलेट, शेक्सपियर या अरस्तु? इसका सही उत्तर है ख, हैमलेट। प्रश्न क्रमांक 23, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? यह संवाद किसका है? स्कंदगुप्त, हैमलेट, शेक्सपियर या अरस्तु? इसका सही उत्तर है क, स्कंदगुप्त। प्रश्न क्रमांक 24, किन नाटकों को हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं? स्वपवासवद्यता को, अभिज्ञान शाकुंतलम को, उत्तर रामचरित्र को या उपरोक्त सभी को? इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी को। साथ हमने बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। अब बारी है विवरणात्मक प्रश्नोत्तरों की। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, नाटक किसे कहते हैं? उत्तर, साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जा सकता है उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। नाटक रंगमंच की एक प्रमुख विधा है, इसलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए? उत्तर, नाटक में पात्रों का बहुत महत्व है। नाटक में चित्रित पात्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, पात्र चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा, पात्र आदर्शवादी होने चाहिए। तीसरा, पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। चौथा, पात्र जीवंत तथा जीवन से जुड़े होने चाहिए। पांचवा, पात्र सामाजिक परिवेश से जुड़े होने चाहिए। छठवा, पात्र कथानक से संबंधित होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है? संक्षेप में बताइए। उत्तर, साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधा आती हैं। नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, किंतु नाटक तथा अन्य विधाओं में बहुत अंतर है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, किसी अन्य विधा को नहीं। दूसरा, नाटक रंगमंच की एक विधा है, किसी अन्य विधाओं के अंतर्गत कोई रंगमंच नहीं आता। तीसरा, नाटक का अभिनय होता है जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं हो सकता। चौथा, नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है जबकि अन्य विधाओं को केवल पढ़ा तथा सुना जा सकता है। पांचवा, नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है जबकि अन्य विधाओं में यह गुण नहीं होता। छठवां, नाटक का संबंध दर्शकों से है जबकि अन्य विधाओं का संबंध पाठकों से है। सातवां, नाटक एक दर्शनीय विधा है जबकि अन्य पठनीय विधाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है जो निम्नलिखित है। पहला, कथानक या कथा वस्तु। नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के आधार पर नाटक को आरंभ, मध्य और समापन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। दूसरा, पात्र योजना या चरित्र चित्रण। यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। इनके माध्यम से ही यह नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करता है। नाटक पर एक प्रमुख पात्र तथा अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र को नायक अथवा नायिका कहते हैं। तीसरा, संवाद योजना अथवा कथोपकथन। संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत अथवा नाटक के पात्रों के परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। संवाद योजना नाटक का प्रमुख तत्व है। इसके बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होना चाहिए। चौथा, अभिनेता। यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा ही नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनेता के कारण ही नाटक अभिनय के योग्य बनता है। पांचवा, उद्देश्य। साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। नाटककार अपने पात्रों के द्वारा उद्देश्य को स्पष्ट करता है। छठवां, भाषा शैली। यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। नाटक की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, कथानक को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, कथानक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभ, दूसरा मध्य और तीसरा समापन। प्रश्न क्रमांक 6, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की उपेक्षा रावण और प्रहलाद की उपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। इसके विपरीत जब किसी विचार, व्यवस्था या तात्कालिक समय को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है। प्रश्न क्रमांक 7, नाटक अभिनय के कितने आयाम होते हैं? प्रत्येक को संक्षेप में बताइए। उत्तर, नाटक अभिनय के 4 आयाम होते हैं। पहला, आंगिक आयाम। आंगिका अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। सिर, कटी, वृक्ष, पार्श्व और चरण द्वारा किया जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय कहलाता है। दूसरा, वाचिक आयाम। अभिनेता रंगमंच पर बोलकर जो कुछ व्यक्त करता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। तीसरा, आहार्य आयाम। आहार्य अभिनय वास्तव में अभिनय का अंग न होकर नैत्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नैत्य सज्जा करने वाले से है। आज के सभी प्रमुख अभिनेता और नाट्य प्रयोक्ता यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक अभिनेता को अपनी मुख्य सज्जा और रूप सज्जा स्वयं करनी चाहिए। चौथा, सात्विक आयाम। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत वाले सात्विक भाव रस सात्विक भाव कहते हैं और जिसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य, रोमांच और प्रलय की गणना होती है। इनमें से स्वेद और रोमांच को छोड़ शेष सबका सात्विक अभिनय किया जा सकता है। अश्रु के लिए तो विशेष साधना आवश्यक है क्योंकि भावमग्न होने पर ही उसकी सिद्धि हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 8, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, कहानी अथवा कथानक का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कथानक के अनुसार ही दृश्य दिखाए जाने चाहिए। दूसरा, नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार करना चाहिए। तीसरा, नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। चौथा, कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। पांचवा, संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। छठवां, संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, हिंदी के कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताइए। उत्तर,
पहला अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, दूसरा अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित, तीसरा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित, चौथा बकरी सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना द्वारा रचित, पांचवा एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष द्वारा रचित, छठवां कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी द्वारा रचित है, सातवां महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, आठवां ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रश्न क्रमांक 10, नाटक शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नाटकीय शिक्षण का महत्व नाटक किसी घटना को हमारी कल्पना से निकालकर मंच पर साकार करती है, जिसके विभिन्न आयाम एवं महत्व इस प्रकार हैं। पहला, कविता के चरमोत्कर्ष की भाषा। नाटक की प्रस्तुति में कविता की भाषा अपने पूरे उत्कर्ष को प्राप्त करती है। काव्य में वर्णित दृश्य या मानसिक अवस्था को कल्पना में रूपकार किया जाता है। दूसरा, अनेकानेक विषयों की संतुष्टि का माध्यम। नाटक एक ऐसा साहित्यिक साधन है जिसके द्वारा मानव की विभिन्न रूपों में संतुष्टि होती है। भारत से लेकर वर्तमान काव्यशास्त्रियों तक सभी ने इसकी पुष्टि की है, जिसका तात्पर्य है ऐसा कोई ज्ञान, योग, विद्या, कला अथवा शिल्प नहीं है जिसे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत ना किया जा सके। तीसरा, यथार्थ की पृष्ठभूमि पर मानव मन की साकार प्रस्तुति। नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होता है। यही कारण है कि नाटक जीवन के अधिक निकट होता है। सच तो यह है, जीवन के रूपायित करने का सबसे सटीक माध्यम है। चौथा, नाटक गद्य पद्य का मिश्रित रूप है। नाटक की रचना गद्य पद्य के मिश्रित रूप से ही संभव है। भारत में नांदी पाठ जैसे जिस परंपरा की नींव डाली, वो आज भी भारतीय नाट्य में किसी न किसी रूप में मौजूद है। पांचवा, सर्वजन हित्या तथा सर्वजन बहुताय से परिपूर्ण। नाटक में लोकरंजन के साथ ही समाज के लोकहित की भावना प्रमुख होती है। इससे दर्शकों तथा पाठकों का स्वयं मनोरंजन का उद्देश्य तो होता ही है, उससे शिक्षा तथा प्रेरणा भी मिलती है। सामान्य जन की भाषिक अभिव्यक्ति। नाटक जन सामान्य की भावनाओं को प्रस्तुत करने का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने पर ही नाटक जीवंत व सप्राण हो पाता है। सातवां, शिक्षण का प्रभावकारी माध्यम। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्रव्य दृश्य माध्यम के शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रभावकारी बनाया जा सकता है। नाटक एक जीवंत श्रव्य दृश्य उत्पादन है। इस महत्व को आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है। इसी के साथ हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ क्रमांक 7 नाटक लिखने का व्याकरण के प्रश्न उत्तरों को देखा और समझ लिया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।